के बाजारों के लिए कयामत का दिन था। इक्विटी, कमोडिटी, करेंसी सभी जगह कत्लेआम मचा। गिरावट के सारे रिकॉर्ड टूट गए। चीन में मंदी के डर से सब कुछ क्रैश कर गया। सेंसेक्स में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट देखने को मिली। कल का भी हमारे लिए भारी दिन रह सकता है क्योंकि अमेरिकी बाजार में आज उथल पुथल दिख रही है। हालांकि निचले स्तरों से शानदार रिकवरी दिखी है। इधर रुपए की हालत भी पस्त थी और वो 2 साल के निचले स्तर पर पहुंच गया। इधर कच्चे तेल भी 6.5 साल के निचले स्तरों पर लुढ़क चुका है। इन सब पर करेंगे विस्तार से चर्चा, लेकिन उससे पहले देखेंगे हेडलाइंस। ग्लोबल मंदी के डर से बाजार में मचा कोहराम। सेंसेक्स में अब तक की सबसे बड़ी गिरावट। निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए हुए स्वाहा। इधर बाजार में एफआईआईज की अब तक की सबसे बड़ी बिकवाली। आज कैश में की 5,781 करोड़ रुपए की बिकवाली। बाजार की भारी गिरावट पर सरकार की नजर। प्रधानमंत्री ने की हालात की समीक्षा। वित्त मंत्री ने बताया देश की इकोनॉमी मजबूत, किसी बेल आउट पैकेज की जरूरत नहीं। दुनिया भर के बाजारों में भी चौतरफा घबराहट। अमेरिकी बाजारों में तेज उतार चढ़ाव। 1000 पॉइंट तक फिसलने के बाद संभला डाउ, लेकिन यूरोपीय बाजार 5% तक टूटे। चीन का बाजार भी 8% नीचे आया। कच्चा तेल भी लुढ़का $40 के नीचे। 2 साल के नए निचले स्तर पर रुपए का भाव। आरबीआई गवर्नर ने कहा गिरावट पर लगाम के लिए सही समय पर उठाएंगे कदम। बाजार की भारी गिरावट के बावजूद कामयाब रहा इंडियन ऑयल का ऑफर फॉर सेल। सरकार ने जुटाए 9,300 करोड़ रुपए से ज्यादा। सेबी की बोर्ड बैठक में एफएमसी के मर्जर के नियमों को मिली मंजूरी। 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के आईपीओ पर एंकर निवेशकों की लिमिट भी हुई खत्म। केंद्र सरकार राजनीतिक दलों को आरटीआई के दायरे में लाने के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में पार्टियों को बताया प्राइवेट संगठन नहीं मांगी जा सकती खर्च की जानकारी। तो ये है सबसे बड़ी हेडलाइंस। आवाज एट 9 में स्वागत है आपका। मैं हूं तमन्ना इनामदार दत्ता। नमस्कार, आपके साथ मैं हूं विपिन भट्ट। आगे बढ़ें, लेकिन उससे पहले कुछ और हेडलाइंस। छोटे करदाताओं के लिए इनकम टैक्स रिटर्न भरना हुआ आसान। सरकार ने लगाया सैंपल स्पेशल कैंप। एक ही सिटिंग में भर सकते हैं अपना रिटर्न। आरक्षण की मांग पर गुजरात की पटेल समुदाय ने कल किया अहमदाबाद बंद का आह्वान। पटेल आरक्षण के नेता हार्दिक पटेल ने कहा लेकर रहेंगे आरक्षण। कोलंबो टेस्ट में भारत की शानदार जीत। श्रीलंका को 278 रन से करारी शिकस्त। लोकेश राहुल को मैन ऑफ द मैच। रक्षाबंधन से पहले सजा राखियों का बाजार। फिल्मी सितारों से सजी राखियों का बढ़ रहा है ट्रेंड। शुरुआत उस खबर से जिसका आज दिन भर रहा जिक्र। दुनिया भर के निवेशकों के लिए आज का दिन बेहद खराब और भारी था। एक झटके में उनकी जेब पर बड़ा अटैक हो गया। चारों तरफ सिर्फ कोहराम ही कोहराम था। बाजार में आज त्राहिमाम था। सबसे बड़ा खलनायक निकला चीन, जिसने हमारे बाजारों को लहूलुहान कर दिया। एक झटके में निवेशकों के 7 लाख करोड़ रुपए साफ हो गए। पॉइंट के लिहाज से सेंसेक्स निफ्टी ने सबसे बड़ी गिरावट दर्ज की। सेंसेक्स ने 1600 पॉइंट से ज्यादा का गोता लगाया तो निफ्टी भी करीब 500 पॉइंट टूटकर 7,900 के नीचे फिसल गया। जनवरी 2008 के बाद मिड कैप इंडेक्स सबसे ज्यादा गिरा। इधर रुपए पर भी डॉलर ने जोरदार हमला किया और ये 2 साल के निचले स्तरों पर आ गया। कमोडिटी बाजार का हाल भी पूरी तरह से पस्त दिखा। हालांकि बाजार को भरोसा दिलाने के लिए वित्त मंत्री भी सामने आए। गवर्नर साहब ने भी जोर लगाया। बावजूद इसके हमारे बाजार पूरी तरह से क्रैश हो गए। अब सवाल ये उठता है कि जिस कच्चे तेल में गिरावट को इकोनॉमी के लिए वरदान कहा जा रहा था, उसकी गिरावट से भी बाजार क्यों घबरा रहा है? सस्ता मेटल भी बाजार में चमक नहीं भर पा रहा है। तो क्या ये ग्लोबल मंदी का डर है या हमारी इकोनॉमी से निवेशकों के डगमगाते भरोसे का? और ग्लोबल मंदी का डर कितना वाजिब है? बाजार में कितनी और गिरावट बाकी है? बाजार, रुपए और कमोडिटी और सरकार की तैयारी पर बात करने के लिए हमारे साथ जुड़े हैं मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा, हमारे सहयोगी प्रदीप पंड्या, हेमंत घाई और लक्ष्मण रॉय। सबसे पहले हेमंत, बताएं कि आज जिस तरह का
पेन हमारे बाजारों में दिखा, ना भूलने वाली गिरावट। पूरी तरह का क्या ट्रेंड रहा, कैसे लहूलुहान हुआ बाजार? ब्लैक मंडे था आज का दिन, और न सिर्फ भारतीय बाजारों के लिए बल्कि एशियाई बाजारों के लिए, दुनिया भर के बाजारों के लिए साफ तौर पर। और इसका कुछ अनुभव हो गया था, लग रहा था कि ऐसा होने वाला है, आभास हो गया था मार्केट को। जिस तरह से डाउ में हमने देखा था शुक्रवार के सेशन में 500 पॉइंट का फॉल देखने को मिला था। उसके बाद देखिए आज तेजी से गैप डाउन ओपनिंग हुई, 8000 का स्तर टूटा, 7900 का स्तर टूटा। सेकेंड हाफ में मार्जिन जो लोग नहीं भर पाए, उसके बाद ब्रोकर्स ने उनकी पोजीशंस को स्क्वायर ऑफ किया, और हमने ये भी देखा कि 7800 का स्तर भी एक बार निफ्टी ने तोड़ दिया। तो हर इंपॉर्टेंट स्तर एक के बाद एक टूटता हुआ नजर आया, और आप देखिए डेज लो के आसपास क्लोजिंग देखने को मिली है। इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है जब सेंसेक्स, बैंक निफ्टी, मिड कैप इंडेक्स ने एक दिन में इतनी तेज गिरावट दिखाई हो। जी हां, इतना खराब दिन था आज का, दिन भर लाल निशान में। अगर आप एक आंकड़ा देखें एडवांस डिक्लाइन का, तो आपको तस्वीर साफ होगी। एक बढ़ने वाले शेयर के सामने 42 गिरने वाले शेयर। आमतौर पर जब खराब बाजार होता है तो 2 या 4 गिरने वाले शेयर होते हैं एक बढ़ने वाले शेयर के सामने, लेकिन आप देखिए 42 गिरने वाले शेयर थे। ये बता रहा था कि कोई भी खरीदारी करने को आज तैयार नहीं था। पैनिक देखने को मिल रहा था, लैक ऑफ बाइंग देखने को मिल रही थी आज भारतीय बाजारों में। और आप देखिए एसबीआई जैसे दिग्गज, आईसीआईसीआई बैंक जैसे दिग्गज 10% कमजोर थे। रिलायंस इंडस्ट्रीज, ये कुछ हैवी वेट्स थे, और एक लंबी लिस्ट है उन स्टॉक की जिन्होंने नए 52 हफ्ते के निचले स्तर को छुआ। और आप देखिए इस फॉल में आज एफआईआई ने भी 5000 करोड़ रुपए से ज्यादा की कैश मार्केट में बिकवाली करी है। तो दुनिया भर के बाजारों में प्रेशर है, एफआईआई भारतीय बाजारों से पैसा निकालते हुए। जी, तो जैसा आपने कहा कि दुनिया भर के बाजारों में भी प्रेशर है, तो पूरी जगह को आराम हमने आज देखा, अमेरिका हो, यूरोप हो, एशिया में भी हर वक्त। तो इस समय लेकिन अगर हम बात करें जहां से कल हम क्यूज लेंगे, अमेरिका और यूरोप के बाजार में क्या हाल है हेमंत? देखिए यूएस के मार्केट्स 7 बजे से पहले अगर इंडियन टाइम के हिसाब से देखें तो लग रहा था कि डाउ फ्यूचर्स 1000 पॉइंट की गिरावट दिखा रहे हैं। कहीं ऐसा ना हो कि यूएस के मार्केट्स भी 1000 पॉइंट नीचे खुलें, और ऐसा हुआ। दरअसल 1000 पॉइंट का फॉल हमने दरअसल देखा, लेकिन उसके बाद एक स्मार्ट रिकवरी भी देखी। इस समय करीब 450 पॉइंट नीचे है डाउ। जब भारतीय बाजार बंद हो रहे थे तो 250-300 पॉइंट का गिरावट डाउ फ्यूचर दिखा रहा था। तो अगर इतनी गिरावट होती है तो शायद भारतीय बाजारों को यह पता था, लेकिन इससे ज्यादा गिरावट होती है तो एक दिक्कत की बात हो सकती है। लेकिन वॉलेटाइल हैं इस समय। आप देखिए यूएस के मार्केट्स में भी इतिहास में कभी ऐसा नहीं हुआ कि 1000 पॉइंट का एक दिन में इतना बड़ा कट देखने को मिला हो। हालांकि उन्होंने पचाया जरूर है, नीचे कुछ बाइंग जरूर हुई है, लेकिन उनके लिए भी आज का दिन एक ब्लैक मंडे ही कहना चाहिए। देखना होगा अब यहां से सुधर पाते हैं या फिर तेज गिरावट वहां पर देखने को मिलती है। फिलहाल जब यूएस के मार्केट्स तेजी से गैप डाउन खुले, उसके बाद हमने देखा यूरोप के मार्केट्स में भी तेज दबाव देखने को मिला। हालांकि उन्होंने भी थोड़ा सा रिकवरी दिखाई, जिस तरह से वहां पर रिकवरी आई, लेकिन फिर भी आप देखिए इस समय भी 500 पॉइंट शुक्रवार को कमजोर हुआ था, याद रखिए यूएस का मार्केट, और आज फिर 450 पॉइंट नीचे है। जी हेमंत, बिल्कुल। तो कल के बाजारों के लिए क्या लक्षण मिल रहे हैं, बात करते हैं अब मार्केट एक्सपर्ट अजय बग्गा से। बग्गा साहब, ये देखते हुए कि यूएस मार्केट्स में रिकवरी हुई, अपने 1000 पॉइंट नीचे खुलने के बाद नैस्डैक फिर भी संभला, क्या इससे हमें कुछ ऑप्टिमिज्म मिलनी चाहिए कल के लिए? हाँ, देखिए 1000 पॉइंट नीचे के बनिस्बत अगर 450 पॉइंट नीचे है तो बेहतर है कि काफी रिकवरी आई। और यूएस मार्केट देखें तो खरीदारी आई उस लेवल पे, चुनिंदा स्टॉक्स में हमने देखा खरीदारी आते हुए, तो ये एक अच्छा साइन है मार्केट्स के लिए। बट ओवरऑल सिचुएशन खराब है, सिचुएशन काफी सीरियस है, और अब ये देखना पड़ेगा कि कल सुबह एशियाई मार्केट किस तरह से खुलते हैं। अगर कल सुबह चीन का सेंट्रल बैंक कुछ अनाउंसमेंट करता है, ये जो युआन का जो डेप्रिसिएशन हुआ है उसके चलते काफी कैपिटल आउटफ्लोज हुए हैं चीन में, जिससे कि उनका लिक्विडिटी काफी डगमगाया है, उसका भी इम्पैक्ट एक मार्केट्स पे आ रहा है। दूसरी बात, जो उनका सेंट्रल कमीशन था जो कि स्टॉक मार्केट को होल्ड किए हुआ था, उन्होंने 14 अगस्त को एक बयान दिया कि हम मार्केट को अब इंटरफेयर नहीं करेंगे, उससे भी काफी मार्केट पे एक बोझ पड़ा। तो ओवरऑल ये देखना पड़ेगा कि चीन के अथॉरिटीज क्या स्टेप्स उठाते हैं। दूसरी बात है, अब जैसे आप येन का लेवल देखिए, 124 येन प्रति डॉलर की जगह 117 हो गया, तो येन स्ट्रेंथन हुआ है, जो उनकी इकोनॉमी के लिए अच्छा नहीं है।
तो कल वो एबिनॉमिक्स के चलते क्या वो कदम उठाते हैं, अगर कुछ उठाते हैं, ये सब हमारे मार्केट्स पे असर करेगा कल। बिल्कुल बग्गा साहब, तो वैसे में निवेशक क्या करेंगे ये बात आपसे होगी, लेकिन इधर हम चलेंगे दिल्ली, जहां पर मौजूद है हमारे ब्यूरो चीफ लक्ष्मण रॉय, क्योंकि सरकार को भी बड़ी भारी चिंता लगी है आज जो कुछ हुआ है। लक्ष्मण, प्रधानमंत्री ने भी कुछ कहा है, सुबह वित्त मंत्री भी बोल रहे थे, तो अब कुल मिला के सरकार के अंदर इस वक्त क्या चल रहा है, क्या मंथन हो रहा है, क्या स्ट्रेटेजी होगी आगे? देखिए, दरअसल जो आपने कहा वो बात सही है बिल्कुल कि सरकार बहुत चिंतित है, बहुत तेजी से काम कर रही है कैसे इस गिरावट को रोका जाए और कैसे इसका फायदा उठाया जाए। और यही वजह है कि अभी रात के 9 बज रहे हैं। अब से कुछ देर पहले वित्त मंत्री अरुण जेटली, वित्त राज्य मंत्री ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। अभी कुछ देर पहले वित्त मंत्री गए हैं, वित्त राज्य मंत्री गाड़ी अभी भी यहाँ पर है, यहाँ पे वित्त सचिव यहाँ पे हैं, और सबकी कोशिश इस बात को लेकर है कि जल्द से जल्द कौन से ऐसे कदम उठाए जाए जिसकी वजह से बाजार को रोका जा सके, निवेशकों को अपनी तरफ से लुभाया जा सके। और आज शाम में प्रधानमंत्री ने खुद हालात की समीक्षा की, वित्त मंत्री को बुलाया, वित्त राज्य मंत्री गए थे, वित्त मंत्रालय के अधिकारी गए थे, और वहां पे इस बात पे चर्चा की आखिर कैसे इस हालात का फायदा उठाया जाए, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की मजबूती है उसको कैसे आगे बढ़ाया जाए ताकि निवेशक हमारे यहाँ ज्यादा आकर्षित हो। और अब यह तय किया गया है कि स्टेक होल्डर्स के साथ जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी इंडस्ट्री चैम्बर है, बड़े बड़े उद्योगपति हैं, उनके साथ जल्द ही सरकार सलाह मशविरा करेगी और उनसे ये जानेगी कि आखिर कौन से ऐसे कदम उठाने चाहिए। उसके बाद सरकार तत्काल कदम उठाने शुरू कर देगी। इसी बीच यहाँ पे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया से सेबी के साथ वित्त मंत्रालय के अधिकारी लगातार संपर्क में है, जरूरी फैसले पर बातचीत चल रही है, उनकी तरफ से भी कोई यहाँ पर कदम आते हुए देख सकते हैं। तीसरी महत्वपूर्ण बात की सरकार ने साफ किया कि जो भी कदम होंगे वो काफी ठोस लॉन्ग टर्म कदम होंगे। सरकार की कोशिश होगी कि पब्लिक एक्सपेंडिचर ज्यादा से ज्यादा बढ़ाया जाए। सरकार के पास फिस्कल स्पेस काफी ज्यादा है तो और कोई दिक्कत यहां पे नहीं आएगी, लेकिन कोई भी स्टिमुलस पैकेज जैसा दिया जाएगा इंडस्ट्री को, इस बात की संभावना से बिल्कुल इनकार किया है। हाँ, विनिवेश के मोर्चे पर साफ तौर से कहा कि विनिवेश की गाड़ी इससे रुकने वाली नहीं है। इतनी बड़ी गिरावट के बावजूद आईओसी का अच्छा विनिवेश हम कर पाए तो एक संकेत है कि विनिवेश सरकार लगातार करती रहेगी, लेकिन शॉर्ट टर्म मेजर, लॉन्ग टर्म मेजर आने वाले दिनों में आप जरूर देखेंगे सरकार की तरफ से, वित्त मंत्रालय की तरफ से। लक्ष्मण, इस बीच सूत्रों के अलावा वित्त मंत्रालय में सूत्रों के हवाले ये भी खबरें आई थी कि जो एपी शाह कमेटी की रिपोर्ट है एफआईआईज पर मैट को लेकर वो जल्द आ सकती है और उस पर कुछ न कुछ पॉजिटिव शायद सुनने को मिलेगा जहां तक बाजारों का मूड सुधारने की बात है। तो क्या नजर आ रहा है कि सरकार किसी न किसी तरह बाजारों का मूड सुधारने की कोशिश कर रही है, कॉन्फिडेंस लौटाने की कोशिश कर रही है निवेशकों को? लक्ष्मण जी बिल्कुल, यहाँ पे जो हमारे कुछ सूत्रों से बातचीत हुई तो मुझे ऐसा लगा कि सरकार भी मानती है कि इस हालात में अगर आप कोई भी एफआईआईज को मैट से राहत दे दें या फिर कोई भी ऐसे फैसले ले लें, इससे बाजार का मूड तुरंत सुधर जाएगा, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं दिखती है। लिहाजा सरकार ने एफआईआईज को मैट से राहत देने का जो फैसला है, तत्काल वो चाहती तो रात में ले सकती थी, अभी ले सकती थी, लेकिन नहीं लिया क्योंकि सरकार का मानना है इस फैसले भर से हम बाजार का मूड नहीं सुधार सकते। लेकिन सरकार ने मन बना लिया है कि एफआईआईज को मैट से राहत देंगे, एपी शाह कमेटी की सिफारिशों को लागू करेंगे और काफी हद तक संभावना है कि अगले हफ्ते के शुरू में अगर सब कुछ ठीक ठाक रहा तो सरकार जरूरी सर्कुलर जारी कर देगी और ये कहेगी कि 1 अप्रैल 2015 से पहले जिन एफआईआईज ने आमदनी कमाई है उनके ऊपर कोई मैट नहीं लगेगा। जो 68 नोटिस भेजे गए थे उन सारे नोटिस सरकार वापस ले लेगी और उस वक्त सरकार चाहेगी कि निवेशकों का भरोसा जीता जाए। लेकिन अभी जो बाजार की हालत है उसमें सरकार का मानना है कि ये जो कदम उठा भी सकते हैं, औपचारिक ऐलान भी कर दें, इसका कोई खास फायदा नहीं होने वाला है। जी लक्ष्मण, फिर से आते हैं बाजार पर। कल की बात करें जब बग्गा साहब, अक्सर ये बोला जाता है कि जब गिरावट हो तो मौका बनता है खरीदने के लिए। बहुत भारी गिरावट आ जाए, लेकिन क्या ये मौका दिख रहा है यहाँ पर या अभी तो दूर ही रहना चाहिए? अभी दूर रहना चाहिए। मैं 3 चीजें कहूंगा। जिनके लॉन्ग पोजीशंस हैं जो आप होल्ड कर रहे हैं उसको बने रहिए, तो डिस्ट्रेस सेलिंग मत करिए। दूसरा, शॉर्ट मत करिए क्योंकि कुछ पता नहीं मार्केट का डायरेक्शन जब बदलेगा। आज बहुत शॉर्ट बिल्डअप हुए सवेरे के टाइम, तो इंस्टीट्यूशनल शॉर्ट्स काफी हैं, तो रिटेल निवेशक के लिए अच्छा नहीं है, उसमें आप फंस सकते हैं। और तीसरी बात मैं ये कहूंगा, ये कह नहीं सकते जब ग्लोबल सेल ऑफ आता है कितनी जल्दी ये मार्केट से हटेगा। तो ओवरऑल आप देखिए कोई भी मार्केट ऐसा नहीं है यूरोप से, जापान से, अमेरिका तक लेकर जो इससे अछूता रहा है, तो ये इतना जल्दी नहीं टलने वाला है जितना भी हम कह लें। और चौथी बात ये कहूंगा कि जो मार्च 9 का हमारा जो टॉप था मार्केट 9000 का, वो हमने फिर नहीं छुआ।
तो 8,400 8,600 के रेंज में थे, क्योंकि डोमेस्टिक इश्यूज हमारे हैं जो मार्केट को बांध के रखे थे। अब वो डोमेस्टिक इश्यूज के ऊपर आपके ग्लोबल इश्यूज आ गए तो मार्केट बहुत टूटा है। तो अभी आप जब तक एक थोड़ा रिवर्सल ना देखें, मोमेंटम में कुछ पॉजिटिव ट्रेंड ना देखें, टाइम नहीं है मार्केट में उतरने का। बहुत अगर आपको कोई स्टॉक अच्छा लग रहा है, जिसके अच्छे कैश फ्लो है, अच्छा मैनेजमेंट है, तब आप अगर खरीदना चाहें खरीदिए, बट ये सोच के खरीदिए कि 1 साल मैं होल्ड करूंगा, क्योंकि ये हो सकता है कि लंबी अवधि के लिए मार्केट साइडवेज रहे या नेगेटिव रहे। भगत साहब, हमने देखा आज बाजार बंद होने के बाद जो FIIs का फिगर आया वो थोड़ा टेंशन में डालने वाला आया। 5,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बिकवाली। शुक्रवार को हमने देखा था 2,300 करोड़ रुपए की कैश मार्केट में बिकवाली। 2 दिन को जोड़ लीजिए तो 7,500 करोड़ रुपए तो 2 ही दिन में FIIs यहां से ले गए। अब ये प्रेशर कब तक रुकता हुआ आपको लगता है नजर आएगा? हेमंत, इसमें 2 चीजें रहती हैं। एक तो है कि जेम फंड्स और ग्लोबल इमर्जिंग मार्केट फंड्स में से काफी पैसा निकला है। लगभग कह रहे हैं कि इमर्जिंग मार्केट एसेट क्लासेस में से $1 ट्रिलियन पिछले 1 साल में निकला है। पिछले 1 महीने में लगभग $26 बिलियन ऐसे इक्विटी फंड्स में से निकला है। तो इसमें भारत बरकरार था। हमने देखा कि हमारे आउटफ्लोज इतने नहीं थे, तो एक तो कैचअप हो रहा है। दूसरी बात ये होती है, जब ग्लोबल सेल ऑफ आता है, काफी इमर्जिंग मार्केट्स में इम्पैक्ट कॉस्ट बड़ी हाई हो जाती है, तो वो मार्केट सीज अप हो जाते हैं। उस टाइम पे भारत का मार्केट जो काफी बड़ा मार्केट है, डेप्थ वाला मार्केट है, हम देखते हैं कि हमारे लार्ज कैप्स को FII सेल करके लिक्विडिटी क्रिएट करते हैं। तो चाहे वो भारत में इतना ना बेचना चाहे, बट लिक्विडिटी क्रिएट करने के लिए वो भारत में सेल करते हैं। तो ये 2 हो सकते हैं कारण आज इतना बड़ा जो आंकड़ा आया है। एक तो डायरेक्ट सेलिंग जरूर है, वो दूसरी बात है और मार्केट से आप माल नहीं निकाल सके तो आपने भारत में माल बेच के लिक्विडिटी क्रिएट की। कल के लिए किस तरह की आप सलाह देंगे? बगा साहब, लॉन्ग टर्म पोजीशंस लोग बनाना चाहेंगे, लेकिन कल एग्जैक्टली आप कैसे ओपनिंग देखते हैं और कल क्या स्ट्रैटेजी होनी चाहिए ऐसे बाजार में? देखिए, बहुत कुछ निर्भर करेगा अमेरिका किस तरह से बंद होता है। दूसरा फिर चाइनीज और जापानीज मार्केट लगभग 7 बजे खुलेंगे, 8 बजे सुबह आपका चाइनीज ओपनिंग दिख जाएगा। उससे हमें थोड़ा क्लैरिटी आएगा कि रुझान क्या है। बट आज तमन्ना जो मार्जिन कॉल्स ट्रिगर हुए होंगे, जिस तरह से मार्केट गिरा है, और जैसे हेमंत भी बोले, लास्ट में जब मार्केट अपने बिल्कुल दिन के निम्नतम स्तर पे रुका है, तो वो मार्जिन कॉल्स आएंगे 10:30 11 बजे तक। उस टाइम फिर आप देख सकते हैं मार्केट और नेगेटिव होते हुए। तो कल तो उम्मीद यही है कि आपको फिर से 1 से 2% का नीचे मार्केट दिख सकता है। बिल्कुल। और कल किस तरह से अमेरिकी बाजार बंद होते हैं, एशियाई बाजारों का हाल, ये सारा अपडेट आप देख सकते हैं CNBC आवाज पर बाजार खुलने से पहले। तो जरूर हमारे साथ जुड़े उस सारी लाइव कवरेज के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया बगा साहब और हेमंत इस पूरी जानकारी के लिए। तो ये बात हुई बाजारों की, लेकिन ब्रेक के बाद बात करेंगे कि शेयर बाजार गिरा तो गिरा, रुपया भी हुआ बेदम। साथ ही मार्केट में गिरावट के बावजूद कैसे इंडियन ऑयल का ऑफर फॉर सेल रहा हिट, देखिए पूरी खबर इस ब्रेक के बाद। और आज बाजार ही नहीं, रुपए की हालत भी काफी पस्त रही। डॉलर के मुकाबले रुपया 66.5 रुपए के ऊपर निकल गया। उसने 2 साल का नया निचला स्तर बना दिया है। और तो रुपए की इस गिरावट पर आइए बात करते हैं अपने बैंकिंग एडिटर प्रदीप पंड्या से। प्रदीप, रुपए की गिरावट अब क्या लग रहा है? क्या 70 तक चली जाएगी, और ज्यादा टूटेगा, युआन का प्रेशर और बनेगा, क्या होगा रुपए का? 70 तो शायद थोड़ा मुश्किल होगा, काफी लंबा होगा, लेकिन 67 के आसपास पहुंच रहे हैं हम। और मानना चाहिए कि यहां से 50 पैसे रुपए के आसपास काफी अहम सपोर्ट लेवल्स होंगे। ये मानकर फिलहाल फॉरेक्स ट्रेडर्स चल रहे हैं। इनफैक्ट काफी सारे जो फॉरेक्स एक्सपर्ट्स हैं वो ये एडवाइस कर रहे हैं कि अगर आपको इमीडिएटली कोई डॉलर खरीद की जरूरत है, कोई पेमेंट करने की जरूरत है, तो उसको थोड़ा सा डिले कर दीजिए और उम्मीद कीजिए कि ये पैनिक निकलने के बाद रुपया यहां से रिकवरी होगा। तो हम ऑलरेडी शायद थोड़ा सा ओवरसोल्ड हो चुके हैं, लेकिन अभी जब बाजार संकेत ढूंढ रहा है तो हमने देखा कि RBI गवर्नर हालांकि ये कह रहे थे
कि उनके पास काफी रिजर्व्स हैं, उनका इस्तेमाल करते हुए वो रुपए की गिरावट को थामने की कोशिश करेंगे, पर बहुत डिसाइसिव अभी तक कोई इंटरवेंशन आया नहीं है। रघुराम राजन साहब के आने के बाद से हमने देखा है कि आरबीआई अगर इंटरवीन करता है तो वो बाजार का ट्रेंड पूरी तरह से बदल देता है। तो हो सकता है कि आरबीआई को लगता हो कि अभी वो मौका नहीं आया है, अगले 1-2 दिनों में शायद आएगा और तब हमको एक बड़ा इंटरवेंशन देखने को मिले। दूसरी ओर एक संकेत जो वित्त मंत्रालय के सूत्रों के हवाले से आज के दिन मिला, वो भी कहीं ना कहीं रुपए की मंदी की ओर इशारा कर रहा था, इसलिए भी रुपए की गिरावट थमती नजर नहीं आई, क्योंकि सरकार को इस वक्त थोड़ा कंफर्ट दिख रहा है इस वजह से कि अगर रुपया और कमजोर होता है तो इसके चलते पेट्रोल, डीजल या दूसरी इंपोर्टेड चीजों के दाम बढ़ेंगे नहीं, क्योंकि जितना रुपया कमजोर हो रहा है उससे कहीं ज्यादा क्रूड गिर रहा है। तो नेट नेट फिर भी हमारे लिए इंपोर्ट कुछ सस्ता ही होता हुआ शायद नजर आए। तो एक थोड़ा कंफर्ट है, बहुत जल्दी में नहीं है सरकार, और ऐसा लगता है कि जब इंपॉर्टेंट जो इंपोर्टेबल्स हैं उनके दाम को लेकर फिक्र करने की जरूरत नहीं है, तो रुपया थोड़ा कमजोर हो जाए तो शायद एक्सपोर्ट बढ़े, हमारे लिए अच्छा ही होगा। और जब चाइना अपनी करेंसी को डिप्रिशिएट कर रहा है, हमारी करेंसी भी डिप्रिशिएट होती रहे, तो चाइना हमसे ज्यादा कंपिटिटिव नहीं हो जाएगा और हमारे एक्सपर्ट्स को, हमारे एक्सपोर्टर्स को उससे नुकसान नहीं होगा। जी प्रदीप, और चीन में स्लोडाउन के संकेत से ग्लोबल इकोनॉमी की चिंताएं बढ़ गई है, लेकिन आरबीआई गवर्नर रघुराम राजन का मानना है कि भारत की आर्थिक हालत दूसरे देशों के मुकाबले बेहतर है और रुपए की उतार चढ़ाव को रोकने के लिए जरूरी होने पर कदम उठाए जाएंगे। Relative to other countries, India is in a good position with strengthening growth, a low current account deficit, a narrowing fiscal deficit, moderating inflation, low short-term foreign currency liabilities, and very sizable exchange reserves relative to imports or liabilities. We have approximately $380 billion in reserves to be used as and when the need arises. We will have no hesitation in using our reserves when appropriate to reduce volatility in the rupee. वित्त राज्य मंत्री जयंत सिन्हा ने भी भारतीय इकोनॉमी पर भरोसा जताया है। हमसे खास बातचीत में उन्होंने बताया कि सरकार रिफॉर्म के एजेंडे पर तेजी से काम कर रही है और ग्लोबल बाजारों में चल रही उथल-पुथल पर सरकार की नजर बनी हुई है। सर, मार्केट के जो हालात है, खासतौर से अंतर्राष्ट्रीय हालात का जो असर देखने को मिल रहा है, आपको लगता है कितना ये जेन्युइन है कि वाकई सेंटिमेंट पे चल रहा है? देखिए, ग्लोबल फैक्टर्स जो इस समय चल रहे हैं और माननीय वित्त मंत्री जी ने भी इसके बारे में बयान दिया है कि वहां तो टर्बुलेंस है, उतार चढ़ाव तो चल ही रहा है, परंतु अगर हम लोग घरेलू अपने इकोनॉमी को देखें, अपने आर्थिक व्यवस्था को देखें, तो वो बहुत मजबूत है, दुरुस्त है, और जो हम लोगों का रिफॉर्म एजेंडा है, जो हम लोग का रिफॉर्म का पाथ है, उस पर हम अग्रसर हैं। एक्सटर्नल फैक्टर्स आएंगे जाएंगे, मार्केट में वॉलेटिलिटी होगी, जरूर होगी, परंतु आज के समय देश के हालात बड़े सही चल रहे हैं और हम लोगों को उसी रास्ते पे चलना है। सरकार कोई शॉर्ट टर्म उपाय उठाने पर विचार कर रही है? हम लोगों का जो रिफॉर्म का जो एजेंडा है और जो हम लोग उसको रूपरेखा दे रहे हैं, चाहे वो बैंकिंग में हो, चाहे वो इनोवेशन एंटरप्रेन्योरशिप में हो, मेक इन इंडिया में हो, उन सब चीज़ों पे तो हम लोग काम कर ही रहे हैं। और जो फंडामेंटल्स है, जो बुनियादी जो बातें हैं, उन पे अगर हम लोग जोर दें तो हमारी जो इकोनॉमी है, आर्थिक व्यवस्था है, वो मजबूत रहेगी, अच्छी चलेगी और हमें प्राथमिकता। एक लास्ट सवाल सर, कि चाइनीज करेंसी के डिवैल्यूएशन का कोई असर देखें तत्काल, इससे बचने के कोई तरीके आप निकालने पर विचार कर रहे हैं? जैसे हम लोगों ने कहा है, ग्लोबल इकोनॉमी में इस समय कुछ महत्वपूर्ण ट्रेंड्स चल रहे हैं। उनमें से एक ये है कि जो चाइनीज इकोनॉमी जो है वो थोड़ी धीमी गति से अब चल रही है, और क्योंकि वो धीमी गति से चल रही है, वहाँ करेंसी का डिवैल्यूएशन हुआ है, इस कारण जो एडजस्टमेंट होना चाहिए ग्लोबल कैपिटल मार्केट्स में, वो हम लोग इस समय देख रहे हैं। बहुत बहुत शुक्रिया से बात करते हैं। इधर कच्चे तेल में भी गिरावट बढ़ गई है। ये पिछले साल 6.5 साल के नीचे निचले स्तर पर आ गया है। ब्रेंट क्रूड का दाम $43 के भी नीचे फिसल गया है। करीब 3.5% की तेज गिरावट आई है। WTI क्रूड $39 के स्तर से नीचे लुढ़क गया है। ग्लोबल इकोनॉमी में चीन की चिंता गहराने और सप्लाई बढ़ने के अनुमान से कच्चे तेल में तेज गिरावट आई है। दरअसल चीन दुनिया में दूसरा सबसे बड़ा क्रूड की खपत वाला देश है। वहीं ओपेक की ओर से क्रूड का रिकॉर्ड प्रोडक्शन हो रहा है। ऐसे में कच्चे तेल की कीमतों पर दबाव बढ़ता ही जा रहा है।
और अब किस तरह से तैयारियां चल रही सरकार की तरफ से और जो एक मैसेज आया है वित्त मंत्री अरुण जेटली की तरफ से, इस पर चर्चा करने के लिए सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया हमारे साथ जुड़ेंगे कुछ ही देर में। फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक लेंगे, लौटेंगे जल्द ही। दुनिया भर के बाजारों को चाइनीज फीवर हुआ है और भारतीय बाजारों को भी बुखार लगा हुआ है। शाम की तरफ थोड़ी सी मलहम लगाने की कोशिश की सरकार ने। एक मैसेज दिया वित्त मंत्री अरुण जेटली ने कि ये ग्लोबल बाजारों की दिक्कत है और भारतीय बाजारों में फंडामेंटल्स अभी भी सही है। इसे और समझने के लिए सीएनबीसी आवाज के प्रधान संपादक संजय पुगलिया हमारे साथ फोन लाइन पर है। संजय जी, किस तरह का मैसेज आया है दिल्ली से सरकार से? देखिए, सुबह बाजार को थोड़ा भरोसा दिलाने की कोशिश की गई, कुछ बयान आए, लेकिन जिस तरीके से आज बाजार टूटा उसमें जब प्रधानमंत्री ने समीक्षा के लिए एक बैठक बुलाई तो वो एक बहुत बड़ा मैसेज अपने आप में है, क्योंकि इस सरकार का मिजाज अब तक ये था कि शेयर बाजार के उतार चढ़ाव पर ये सरकार वैसी नहीं है कि रोजाना बेसिस पर रिएक्ट करे और मार्केट को टॉक अप करे। लेकिन आज प्रधानमंत्री जी की समीक्षा के बाद जो बात वित्त मंत्री जी ने, अरुण जेटली जी ने और जयंत सिन्हा ने बताई, उसका निचोड़ ये निकल करके आ रहा है कि ये इतनी बड़ी क्राइसिस है और चाइना से अगर लगातार बुरी खबरों का दौर बना रहे तो इसमें भारत के लिए अपॉर्चुनिटीज क्या है। नंबर एक कि पब्लिक इन्वेस्टमेंट जिसको ऑलरेडी बढ़ाने की कोशिश की जा रही है उसको घनघोर तरीके से कैसे बढ़ाया जाए, तो आप इस फ्रंट पे थोड़ा डेवलपमेंट होते हुए देखेंगे। दूसरा ये कि बहुत तेजी से बड़े प्रोजेक्ट कौन से शुरू हो सकते हैं, एग्जीक्यूशन के लेवल पर जल्दी से कमाल कहां ला करके दिखाया जा सकता है, ताकि सारे इन्वेस्टर्स को ये भरोसा हो कि दरअसल अब यहाँ काम हो रहा है, इसलिए वैसे प्रोजेक्ट ढूंढे जाएं। मुझे लगता है कि इस फ्रंट पे भी कुछ होगा। तीसरे फ्रंट पर आज पब्लिकली ज्यादा नहीं बताया गया है, हालांकि मैच के मामले पर एफआईआईज को एक तसल्ली दी गई है, लेकिन बावजूद उसके थोड़े और क्लैरिफिकेशन की जरूरत है। साफ साफ रूल्स और फाइन प्रिंट्स का इंतजार हो रहा है। मुझे लगता है कि अगले कुछ दिनों में एक वो मैसेजिंग भी सामने से होगी। लेकिन जो सरकार सेंसेक्स पे रिएक्ट नहीं करती थी उसमें आज प्रधानमंत्री जी ने एक बैठक ली है और उनके हवाले से एक थोड़ा बहुत अंदाज दिया गया है कि सरकार किस तरीके से इस मौके को देखती है। तो फोकस इसी बात पर है कि हमारे लिए तो ये क्राइसिस नहीं, अपॉर्चुनिटी है और अब कुछ करके दिखाना है इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए। जी, तो संजय जी, ये तो बात हुई दिल्ली की, लेकिन देश की आर्थिक राजधानी अगर मैं मुंबई से पूछूं, जहां धंधा हो रहा है, लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं, वहां से क्या संकेत निकल कर आ रहे हैं? देखिए, यहाँ बाजार का मूड, जो बड़े प्लेयर हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूँ, आज बहुत खराब था। मोटे तौर पर यह माना गया था कि एफआईआईज ने आज बड़ी जोरदार सेलिंग की है और आमतौर पर जब ऐसी पैनिक सेलिंग होती है तो आमतौर पर जो घरेलू वित्तीय संस्थान हैं वो खरीदते हैं। लेकिन आज चूंकि आप इसको दुर्भाग्य कहिए कि पहले से इंडियन ऑयल का ऑफर फॉर सेल चूंकि लाइंड अप था, उसमें बहुत ज्यादा दिलचस्पी दूसरे निवेशकों की नहीं रही होगी। इस कारण से जो हम सुनते हैं, जो बाजार के लोग हमको बता रहे हैं, वो ये कि डीआईआईज ने इंक्लूडिंग एलआईसी बड़े पैमाने पर आईओसी में, इंडियन ऑयल में आज पैसे लगाए हैं। आप फर्ज करिए कि ये आज न हो रहा होता, या सरकार, बाजार के लोग कहते हैं कि सरकार आज सुबह सुबह अगर इस ऑफर फॉर सेल को टाल देती तो बहुत बड़ी रकम सामने अवेलेबल होती एफआईआईज की बाइंग के सामने खरीदने के लिए, और वो इस बाजार को इतना गिरने से रोक सकता था, जो दरअसल एक अच्छा कदम हो सकता था। लेकिन ये तो अब जो हो चुका है उसकी एनालिसिस का सवाल है। बाजार के लोग ये कहते हैं कि एक तरीके से आप इसको देख सकते हैं कि कोई एक बड़ी क्राइसिस जब होती है तब सरकार रिएक्ट करती है, वरना वो थोड़ा डिसमिसिव होती है कैपिटल मार्केट को लेकर के। तो आज अगर बाजार का बहुत खराब मूड देखें और उसके बाद प्रधानमंत्री जी की अध्यक्षता वाली बैठक देखें, तो आप दोनों को जोड़ करके देखें तो ये मान के चलिए कि बाजार के बारे में सरकार की सेंसिटिविटी अब बढ़ेगी और शायद वो अपने रियल इकोनॉमी में इन्वेस्टमेंट का जो चक्र चलाना है उसके लिए कुछ गंभीर काम करके दिखाएगी। अगर वो नहीं करेगी तो इसका बड़ा भारी नुकसान होगा। बहुत बहुत शुक्रिया संजय जी हमसे बात करने के लिए। तो यहाँ पर एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद प्याज से उड़ी सरकार की नींद, शुरू हुई कीमत कम करने की कवायद। पूरी खबर देखिए आगे। और आगे ये भी देखें कि पॉलिटिकल पार्टियां ना देंगी जवाब, ना देंगी कोई हिसाब।
मार्केट रेगुलेटर सेबी ने एफएमसी यानी फॉरवर्ड मार्केट कमीशन के खुद में विलय के लिए नियमों में बदलाव को मंजूरी दे दी है। साथ ही सेबी ने कमोडिटी मार्केट के लिए एक्सचेंजों और ब्रोकरों के लिए नए रेगुलेशंस को भी मंजूरी दे दी है। सेबी ने 250 करोड़ रुपए से ज्यादा के आईपीओ के लिए एंकर इन्वेस्टर्स की तादाद पर लगी पाबंदी भी हटा दी है। इसके साथ ही एंकर इन्वेस्टर्स के लिए प्राइमरी मार्केट से पैसे जुटाना आसान हो गया है। सेबी इस पर भी विचार कर रहा है कि शेयर जब्त किए जाने की वजह से प्रमोटर होल्डिंग बढ़ने पर ओपन ऑफर लाने की जरूरत से कंपनियों को छूट दी जाए। और प्याज के आसमान छूते दाम से चिंतित सरकार अब नियमित तौर पर इसकी निगरानी करने जा रही है। प्याज की कीमतों की समीक्षा करने के लिए आज उपभोक्ता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय की ज्वाइंट मीटिंग हुई। इस मीटिंग में प्याज की कीमतों पर लगाम लगाने से जुड़े कई फैसले लिए गए। लगातार महंगे होते प्याज ने सरकार की नींद उड़ा दी है। इस समस्या से निपटने के लिए आज उपभोक्ता मंत्रालय सचिव ने प्याज बेचने वाली एजेंसियों के साथ हाई लेवल मीटिंग बुलाई। मीटिंग में ये तय किया गया कि प्याज की बिक्री, उसके दाम और क्वालिटी का मुआयना करने के लिए एक ज्वाइंट कमेटी बनाई जाएगी। इसकी निगरानी उपभोक्ता मंत्रालय और कृषि मंत्रालय साथ में मिलकर करेंगे। मेन मुद्दा है कि जब पैदावार कम होता है तो मार्केट में जो पैनिक होता है तो उसमें जो होर्डर हैं वो होर्डिंग करना शुरू करते हैं और जो राज्य सरकार की जवाबदेही होती है कि उसके खिलाफ में कार्रवाई करें। तो ये अभी भी प्याज की कमी नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा कमी है कि होर्डिंग्स है और होर्डिंग के मामले में जो है स्टेट गवर्नमेंट का भी है। 27 अगस्त को केंद्र सरकार प्याज के इंपोर्ट को लेकर एक टेंडर भी जारी करने जा रही है। इसके बाद सभी संबंधित मंत्रालय और एजेंसियां राज्यों के साथ वहां के हालात का मुआयना करेंगी। बैठक के बाद जब हमने मदर डेयरी के अधिकारियों से बात की तो उनका कहना था कि आने वाले 40 दिनों तक प्याज के दामों पर लगाम नहीं लगाया जा सकेगा, यानी कि अक्टूबर तक प्याज के दामों में और बढ़ोतरी होना संभव है। ऐसे में केंद्र सरकार प्याज को लेकर कोई रिस्क नहीं लेना चाहती। अब से प्याज की कीमतों पर रिव्यू मीटिंग हर हफ्ते में 2 बार होगी। साथ ही प्याज उपभोक्ता राज्यों में प्रमुख महाराष्ट्र को इसकी जमाखोरी के खिलाफ सख्त कदम उठाने की हिदायत भी केंद्र सरकार ने दी है। अर्नब वसावड़ा, दिल्ली। अब एक छोटा सा ब्रेक लेंगे। ब्रेक के बाद मार्केट में गिरावट के बावजूद इंडियन ऑयल का ऑफर फॉर सेल रहा कामयाब। देखिए पूरी खबर आगे। और साथ ही देखिए कि पॉलिटिकल पार्टियां ना देंगी कोई जवाब और ना ही उनसे मिलेगा कोई हिसाब। तो क्या है ये जवाब और क्या है हिसाब, बताएंगे आगे। बाजार की खराब हालत के बावजूद इंडियन ऑयल का ऑफर फॉर सेल कामयाब रहा है। सरकार ने इस इशू से 9,300 करोड़ रुपए जुटाए हैं। हालांकि कंपनी को इशू के लिए 11,000 करोड़ रुपए से ज्यादा की बोलियां मिली थी। ओएफएस के जरिए सरकार ने कंपनी में 10% हिस्सेदारी बेची है। आईओसी की ओएफएस की कामयाबी पर विनिवेश सचिव आराधना जौहरी से एक्सक्लूसिव बातचीत की हमारे संवाददाता दीपक साहू ने। इतनी ज्यादा गिरावट हुई है, 4-5 सालों में इतनी ज्यादा गिरावट नहीं आई। इट्स द हाईएस्ट सिंस 2008-9 और ग्लोबल मार्केट्स में राउट हुआ है। चाइनीज मार्केट हैज लेड द राउट। तो इसको देखते हुए हमारा फुली सब्सक्राइब्ड ओएफएस है, तो ये एक मैटर ऑफ सेटिस्फैक्शन है हमारे लिए। लेकिन कुल मिला के यहाँ पर रिटेल भागीदारी जो रही वो पिछले 2-3 जो ओएफएस आए थे उसके मुकाबले काफी खराब परफॉर्मेंस रहा। इसको लेकर क्या मानते हैं आप, और क्या वाकई में यहाँ पर रिटेल निवेशक को ज्यादा यहाँ पर लर्न करने के लिए कुछ और स्टेप्स उठाने की जरूरत है? देखिए, सबसे पहली चीज मैं खराब वर्ड नहीं इस्तेमाल करूंगी। खराब परफॉर्मेंस नहीं रहा है। 345 करोड़ लगभग रिटेल से आया है और पिछले 2 इश्यूज तुलनात्मक रूप से छोटे इश्यूज थे, ये बड़ा इशू था। तो दूसरी चीज, आज की स्थिति जो थी बाजार की, वो सेंटिमेंट इतना स्ट्रांग सेलिंग सेंटिमेंट था, पैनिक भी था बाजार में। तो ये पैनिक जो है सबसे पहले रिटेल इन्वेस्टर को टच करता है। केंद्र सरकार राजनीतिक दलों को आरटीआई यानी सूचना के अधिकार के दायरे में लाने के खिलाफ है। सुप्रीम कोर्ट में केंद्र सरकार ने एक एफिडेविट दायर कर कहा है कि ऐसा करने से राजनीतिक दलों के कामकाज में दिक्कत आएगी। केंद्र सरकार की दलील है कि जब आरटीआई एक्ट बनाया गया था तो ये नहीं सोचा गया था कि राजनीतिक दलों को इसके दायरे में लाया जाए। सरकार का कहना है कि किसी भी पार्टी के खर्चों का हिसाब लेने के लिए रिप्रेजेंटेशन ऑफ द पीपुल्स एक्ट और इनकम टैक्स एक्ट में प्रावधान है, इसलिए आरटीआई के तहत किसी राजनीतिक दल से खर्चे की जानकारी नहीं मांगी जा सकती। सरकार ने यह भी कहा है कि अगर पार्टियों को आरटीआई के दायरे में लाया जाता है तो प्रतिद्वंदी पार्टियां गलत इरादे और उन्हें परेशान करने के इरादे से आरटीआई एप्लीकेशंस दायर कर सकती हैं।
गुजरात सरकार की तमाम कोशिशों के बावजूद पटेल समुदाय के लोगों ने आरक्षण की मांग पर कल से आंदोलन तेज करने का ऐलान किया है। पटेल समुदाय ने कल अहमदाबाद बंद बुलाया है। उधर प्रशासन ने भी इस आंदोलन से निपटने के लिए कमर कस ली है। पटेल समुदाय चाहता है कि उसे ओबीसी में शामिल किया जाए। पटेल आरक्षण आंदोलन का नेतृत्व 22 साल के हार्दिक पटेल कर रहे हैं। सीएनबीसी आवास एक्सक्लूसिव बातचीत में उन्होंने कहा कि वो युवाओं और किसानों के लिए आंदोलन लड़ रहे हैं और सरकार से अपनी मांगों को पूरा करवाकर ही मानेंगे। हमारे संवाददाता धवल पटेल से हुई बातचीत में उन्होंने बताया कि वो विकल्पों से सहमत नहीं होंगे और पिछड़े वर्गों को उनका हक दिलवाएंगे। अभी गुजरात में आप कहीं भी जाओ तो चर्चा का विषय एक ही है, पाटीदार अनामत आंदोलन। और हमारे साथ अभी ये पाटीदार अनामत आंदोलन समिति के कन्वीनर हार्दिक पटेल, उनसे हम बात करेंगे। हार्दिक भाई, पहले तो आप ये बताइए कि आपको ये आंदोलन क्यों करना पड़ा और आपकी मांग क्या है? पाटीदार समाज को एजुकेशन जॉब लेवल पर किसानों को जिस प्रकार नुकसान हो रहा है और उनके हक के लिए लड़ाई है। और इस आंदोलन की वजह सिर्फ युवाओं की बेरोजगारी है, युवाओं के साथ जो अन्याय हो रहा है इसके लिए। और खास तौर पर 25 अगस्त को महारैली का आयोजन रखा है। पूरे गुजरात में हर गांव हर जिलों में आंदोलन चल रहा है। 25 अगस्त को छिल्ला जो लास्ट रैली का आयोजन है उसमें शक्ति प्रदर्शन होगा, बाद में दूसरे तबके का आंदोलन हो गया। और मैं आपसे ये भी पूछना चाहूंगा, कल गुजरात के मुख्यमंत्री आनंदीबेन ने भी बता दिया कि 49% से ज्यादा रिजर्वेशन हम नहीं दे सकते, बाकी विकल्पों को विचार कर सकते हैं, तो उस पर आपका क्या कहना है? मैं पहले भी कह चुका हूँ कि अगर सुप्रीम कोर्ट रात को 3:30 बजे खुल सकती है तो भारत देश के युवाओं के लिए सुप्रीम कोर्ट अपना जो कायदा कानून है वो भी बदल सकती है। और उन्होंने बताया कि बाकी विकल्प पर विचार कर सकते हैं हम, तो उस पर आप क्या मांग रहे हो? जो मांग है वही मांग पर हमारे, कोई दूसरे विकल्प आ जाए तो उसमें हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। जो मांग है वही क्लियर होगी। और ब्रेक के बाद आपको दिखाएंगे कि इस बार रक्षाबंधन पर मार्केट में आई हैं कुछ अनोखी राखियां। इस बार रक्षाबंधन के मौके पर बहनों को बतौर उपहार सामाजिक सुरक्षा की गारंटी देकर आप कुछ अलग कर सकते हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आह्वान पर बहनों को सिक्योरिटी स्कीम गिफ्ट कराने की मुहिम को अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। तो कैसे आप भी रक्षाबंधन पर इंश्योरेंस स्कीम गिफ्ट कर सकते हैं, बता रही है हमारी संवाददाता दीपाली नंदा। भाई बहन के रिश्ते के लिए रक्षाबंधन से बड़ा कोई त्योहार नहीं है। बहनों को प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना जैसी सामाजिक सुरक्षा स्कीमें गिफ्ट देकर इस बार रक्षाबंधन का त्योहार आप सुरक्षा बंधन के तौर पर मना सकते हैं। सिर्फ 351 रुपए का जीवन सुरक्षा गिफ्ट चेक देकर आप बहनों का भविष्य सुरक्षित कर सकते हैं। केंद्र सरकार की तरफ से सुरक्षा बंधन स्कीम चलाई गई है, जिसके तहत बैंक और इंश्योरेंस कंपनियों की मदद से ज्यादा लोगों को इंश्योरेंस के दायरे में लाने की कोशिश की जा रही है। बहनों को गिफ्ट देने के लिए रक्षाबंधन के उपहार में दी है, तो मैंने सभी अपनी बहनों के लिए ये खरीदी है योजना और बहुत अच्छा लगा है। जो कुछ ना दे के भी एक बहुत बड़ा कार्य है। रक्षाबंधन में गिफ्ट चल रहा था बहन के लिए, तो इससे अच्छा गिफ्ट मुझे कुछ समझ नहीं आया, तो मैं अपनी रियल बहन और कजन सिस्टर सबके लिए ये स्कीम ले रहा हूँ। इन योजनाओं को लेकर महिलाएं भी उत्साहित दिखाई दे रही हैं, खासतौर जिन्हें अभी से ही इंश्योरेंस स्कीम रक्षाबंधन के गिफ्ट के तौर पर मिल गई है। बहुत अच्छा लग रहा है ये देख के कि महिलाओं के लिए एक और कदम उठाया गया है और विशेषकर ये रक्षाबंधन के ऊपर जो बीमा योजना चलाई गई है, महिलाओं को बहुत सुविधा मिल रही है और उनका जो जीवन बीमा वो सुरक्षित है। योजना बहुत अच्छी है और सफल रहेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इन महत्वाकांक्षी योजनाओं को सुरक्षा बंधन के जरिए बढ़ावा मिल सके, इसके लिए बीजेपी ने भी खास तैयारी की है। खासतौर पर रक्षाबंधन के मौके पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तरफ से अलग अलग जगह पर इस तरह के काउंटर्स लगाए जा रहे हैं, जहां पर खासतौर पर बहनें आकर अपना एक इंश्योरेंस सर्टिफिकेट ले सकती हैं। अगर हम प्रधानमंत्री की सोशल सिक्योरिटी स्कीम्स की बात करें, जिसके अंदर प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा जैसी योजनाएं शामिल हैं। पूरे जिले के अंदर हम 55,000 ऐसी बहनों को ये गिफ्ट के तौर पर देने जा रहे हैं। 2 लाख रुपए की सुरक्षा बीमा योजना है। इसमें हम माताओं बहनों के अकाउंट अगर उनके नहीं है तो वो भी खोलते हैं
ये खास काउंटर्स 31 अगस्त तक लगाए जाएंगे ताकि इस योजना के लाभार्थियों की संख्या बढ़ सके। केंद्र सरकार रक्षाबंधन के बहाने सामाजिक सुरक्षा स्कीम को कामयाब बनाना चाहती है और वो इसके लिए कोई कसर नहीं छोड़ रही। दीपाली नंदा, दिल्ली। 29 अगस्त को रक्षाबंधन है। हर बार की तरह इस बार भी देश भर के बाजार नई नई राखियों से भरे पड़े हैं। तो इस बार बाजार में क्या है खास, देखिए रानिका शर्मा की रिपोर्ट। वैसे तो रक्षाबंधन से पहले बाजार में नई नई राखियों की बाढ़ आ जाती है, लेकिन इस बार राखियों में बॉलीवुड के किरदारों की धूम मची है। इस बार बहनें अपने भाइयों को कलाई में बजरंगी भाईजान और बाहुबली राखियां बांधती नजर आएंगी। बॉलीवुड तो बॉलीवुड, हॉलीवुड कैरेक्टर्स की राखियां भी बाजार में छाई है। यही नहीं, बहनें देसी सुपर हीरो छोटा भीम राखी भी अपने भाइयों के लिए ले रही हैं। मैं कार्टून राखी देख रही हूँ क्योंकि मेरा भाई भी कार्टून है और उसको कार्टून का बहुत शौक है। एंड आई कॉल्ड हिम अप टू आस्क हिम व्हाट कार्टून डज ही वांट एंड ही सेड बैटमैन। मैं अपने भाई के लिए राखी देख रही हूँ, लेकिन वो कॉलेज में होंगे तो थोड़ा स्टाइलिश लगे, उसको भी अच्छा लगे। वो बहुत ही पर्टिकुलर है कि कंफर्टेबल होनी चाहिए ताकि मैं 3 महीने पहन के रख सकूँ और मेरे को चुभे नहीं, बट थोड़ी फैंसी भी होनी चाहिए, प्लेन नहीं होनी चाहिए। नई तरह की स्टाइलिश राखियों की दुकान ऑफलाइन ही नहीं ऑनलाइन भी लगी हुई है। ऑनलाइन मार्केट में आपको यूजफुल राखियां भी मिल जाएंगी। यूजफुल कुछ इस तरह कि आप रक्षाबंधन के बाद इन राखियों को रिंग की तरह इस्तेमाल कर सकते हैं। ब्लू स्टोन ने इसी तरह की रिंग कम राखी उतारी है। मैं ये राखी उसके लिए स्पेशल बनाना चाहती थी, अपने लिए भी स्पेशल बनाना चाहती थी। प्लस जब मैंने ब्लू स्टोन के कस्टमर केयर से बात किया तो उन्होंने मुझे बताया कि वो मेरे लिए उसको और स्पेशल बना सकते हैं बाय इंग्रेविंग दी इनिशियल्स ऑफ माय ब्रदर। तो वो एक मेमोरी बिल्डिंग हो जाएगी मेरे लिए भी और मेरे भाई के लिए भी। हालांकि ब्लू स्टोन की रिंग कम राखी बहनों की जेब पर कुछ भारी जरूर पड़ सकती है। इन राखियों की रेंज 10,000 से शुरू हो रही है, लेकिन ब्लू स्टोन के सीनियर डिजाइनर रविंद्रजीत सिंह की माने तो ऐसी राखियों की अच्छी डिमांड दिख रही है। अभी तक हम 1500 राखी बेच चुके हैं एंड जो बहुत अच्छा नंबर है राखी कलेक्शन के लिए। एंड अभी इट इज स्टिल 1 वीक टू गो, वी एक्सपेक्टिंग मोर ऑर्डर्स ऑन द राखी कलेक्शन। अगर कोई बहन अपने भाई को इस रक्षाबंधन पर यादगार तोहफा देना चाहती है तो पिक स्क्वायर की राखी उसके काम आ सकती है। इस राखी के बीच में लगी स्क्रीन में आप भाई के साथ ली गई कोई यादगार फोटो लगा सकते हैं। फर्नीचर बनाने वाली कंपनी पेपर फ्राई ने भी रक्षाबंधन के मौके पर नई स्कीम लॉन्च की है। पेपर फ्राई के जरिए आप अपने भाई को राखी के साथ गिफ्ट भेज सकते हैं। राधिका शर्मा, मुंबई। आवाज एट 9 में आज के लिए इतना ही। आपसे फिर करेंगे मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।